हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। तो ये वीडियो BHDE 106 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के लिए है, जिसमें मैंने पिछले वीडियो में आपको 2 प्रश्न के आंसर करवा दिए थे। अभी बाकी बचे हुए प्रश्न के उत्तर देखेंगे। इसमें इम्पोर्टेंट प्रश्न एक आता है, कई बार रिपीट हुआ है कि हिंदी भाषा के महत्व पर चर्चा कीजिए। हिंदी भाषा के महत्व के बारे में बताइए, हिंदी भाषा का क्या महत्व है, इसके ऊपर टिप्पणी लिखिए या चर्चा कीजिए। किसी तरह से भी पूछा जा सकता है। तो हिंदी भाषा का महत्व क्या है ये बताना है हमें मेनली इसके अंदर। तो जो हिंदी भाषा है वो हमारे भारत की क्या राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है। जैसे संपूर्ण संसार में क्या अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, जैसे कि हर जगह कई भाषाएं, जैसे इंग्लैंड में अंग्रेजी बोली जाती है, ब्रिटेन में, भारत में अपनी हिंदी बोली जाती है, अमेरिका में अमेरिकन जो उनकी लैंग्वेज है वो बोली जाती है। तो ऐसे भी भारत में भी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से एक हिंदी है, जो कि सारी भाषाएं अपनी अपनी जगह पे महत्वपूर्ण होती हैं। हिंदी का ये एक अलग ही महत्व है हमारे देश में, पर इसका मतलब ये मतलब नहीं है कि बाकी जो और भाषाएं या बोलियां हैं उनका थोड़ा सा महत्व कम हो जाता, नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन बोलियों का, भाषाओं का भी उतना ही महत्व है जितना कि हिंदी का है, पर हिंदी थोड़ा सा राजभाषा बन गई तो इसलिए इसको थोड़ा सा ऊंचे स्थान पर रखा जाता है। यहाँ पे हमें हिंदी के महत्व के बारे में लिखना है। तो हिंदी भाषा एक विशाल भारत की एकता का सूत्र है। हिंदी भाषा अन्य भाषाओं के बीच का क्या सूत्रधार है, सब भाषाओं को जोड़ने की एक कड़ी है। हिंदी के विकास का जो प्रभाव है अन्य भाषाओं पर भी पड़ता है, और अन्य भाषाओं का जो विकास का प्रभाव है या उसका विकास का क्रम हिंदी के विकास के क्रम की तरह ही दिखाई देता है। उस यानी कि उनका जो विकास का असर है हिंदी पे पड़ेगा, और हिंदी के विकास का जो असर होता है वो जो अन्य भाषाएं हैं भारत में उनके ऊपर पड़ता है। यानी कि हिंदी एक केंद्रीय भाषा के रूप में मानी जाएगी, केंद्रीय स्थान रखती है भारत के अंदर। हिंदी के महत्व को हम उसके विस्तार, प्रयोग, व्यापक भूमिकाओं के साथ जोड़कर देख सकते हैं। यानी कि जो हिंदी है वो हमारी राजभाषा है, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क भाषा और उच्च शिक्षा के माध्यम की एक भाषा के रूप में उभर कर आई है हिंदी। क्योंकि जैसे हर राष्ट्र में जब कोई भी कामकाज होता है तो उसके लिए एक विशिष्ट जो भाषा होती है उसकी ज़रूरत पड़ती है। हर राष्ट्र की राजभाषा की भूमिका एक निभानी पड़ती है राजभाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में, क्योंकि इसमें अविकसित जो भाषाएं होती हैं वो ये काम ये भूमिका राजभाषा के रूप में भूमिका निभाने में सक्षम नहीं हो पाती है, इनमें थोड़ी बहुत कुछ कमियां रहती है, वो विकसित नहीं होती। इसीलिए वहाँ पे जो पूर्ण रूप से विकसित भाषा है उसी को हम राजभाषा बना सकते हैं। जैसे कि अगर कहीं पे ऐसी भाषा है जो अलिखित है, यानी कि वो सिर्फ बोलते हैं, उसके लिखने की कोई लिपि नहीं है, तो उसमें अगर काम करेंगे तो कहाँ से कैसे काम करेगा, कोई नहीं होगा ना। तो उसमें राजकार्य करना तो दूर की बात है, उसमें तो कोई साहित्य रचना भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो हिंदी है वही हमारी राजभाषा के लायक भी है, क्योंकि उसका विकास अभी आधुनिक काल तक हो गया था। ये जो भाषा है जो विकसित नहीं होती वो सिर्फ आम बोलचाल की भाषा के ही काम आ सकती है, कोई लिखने के नहीं आती है। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विस्तार है अलग अलग रूप में दिखाई देता है। जैसे कि भारत की तमिल भाषा है वो एक राज्य की प्रमुख भाषा है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इसका एक जानते हैं इसको लोग, तमिल भाषा को, क्योंकि सिंगल और सिंगापुर में भी बोली जाती है। इसमें जो तमिल है उसमें साहित्य भी काफ़ी लिखा गया है। तो ये विकसित भाषा है, और जो कंप्यूटर प्रणाली में भी इस भाषा को स्थान दिया गया है, यानी कंप्यूटर में भी इस लैंग्वेज में काम कर सकते हैं। तो ये हमारी भाषा एक विकसित भाषा है, ये जो तमिल भाषा है। इसी तरह से जो विकसित भाषाएं होती हैं वो ही राजकार्य निभाने में सक्षम हो पाती हैं। यानी कि जो हमारी अष्टम भाषा जो होती है, अष्टम भाग की जो सभी भाषाएं होती हैं, संपन्न भाषाएं हैं हमारे हिंदी की भाषाएं जो है वो। साहित्य की दृष्टि से भी हिंदी का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि पूरे देश का एक जो साहित्य होता है भारतीय साहित्य कहलाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य भारतीय साहित्य का प्रमुख अंग है। चाहे प्रयोजनमूलक भाषा के रूप में हो या फिर साहित्य के क्षेत्र के रूप में, हिंदी का क्या अपना एक विशिष्ट महत्व होता है। जो अहिंदी साहित्यकार थे, यानी कि जिन्होंने हिंदी में हिंदी नहीं जानते थे या हिंदी में रचना कम की थी, उन्होंने, बहुत सारे ऐसे थे जो हिंदी साहित्यकार थे, उन्होंने भी अपनी हिंदी में साहित्य सृजन कर लिया। तो ये इतने महत्व की है हिंदी, इससे पता चलता है। प्रयोजनमूलक भूमिका के अंतर्गत अनुवाद, वाङ्मय विस्तार, पाठ्य सामग्री निर्माण, कोश आदि में भी हिंदी भाषी विद्वानों का बड़ा योगदान है। इसका मतलब ये हो गया कि जो हिंदी भाषा है वो एक अखिल भारतीय रूप में सब हमारे सामने उभर कर सामने आते हैं, इसलिए विकास के हिसाब से हिंदी का बड़ा महत्व है।
इसलिए यदि पारिभाषिक शब्द निर्माण कंप्यूटर प्रोग्राम हिंदी भाषा में बनाए जाएंगे तो जो अन्य भाषाएं हैं उनका मार्ग भी आगे जाकर इन चीज़ों के लिए प्रशस्त हो जाएगा, क्योंकि हिंदी के अनेक शब्द अन्य भाषाओं द्वारा ही अपनाए जाते हैं। अगर भारतीय मंडल को किसी एक भाषा से जोड़ना चाहेंगे तो वह हिंदी भाषा ही होगी, क्योंकि हिंदी भाषा संपूर्ण भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। हिंदी वास्तव में देश की अन्य भाषाओं के लिए एक सेतु का काम करती है। भारत में जनसामान्य में बोलचाल के लिए हिंदी का बड़ा ही महत्व है। तो ये हिंदी का महत्व एक प्रश्न था इम्पोर्टेंट, उसका आंसर था। तो अब देखिए एक नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी कई बार रिपीट हुआ है पिछले साल के पेपरों में, कि प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूपों का वर्णन कीजिए या विविध रूपों का उल्लेख कीजिए, या फिर जो प्रयोजन मूलक हिंदी है उसके बारे में पूछ सकते हैं कि वो क्या होती है। तो प्रयोजन मूलक क्या होता है, तो पहले हमें इसका मतलब समझना चाहिए। ये शब्द सुन के कई लोगों को लगता है ना प्रयोजन मूलक, पता नहीं इसके अंदर क्या होगा। नहीं, इसका अगर हम इसका मेन इसका मीनिंग समझ जाएं तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे प्रयोजन और मूलक दोनों का अलग अलग हम मीनिंग देख लेंगे ना, तो ये इजी हो जाएगा हमारे लिए समझना। प्रयोजन का मतलब हो गया किसी चीज़ का मतलब या उद्देश्य, और मूलक का मतलब हो गया उससे जुड़ा हुआ या उससे संबंधित, संबद्ध। तो प्रयोजन मूलक का मतलब हो गया कि ये जो कोई भी किसी भी उद्देश्य से संबंधित जो चीज़ है वो है प्रयोजन मूलक। इसका मतलब है भाषा का काम ना सिर्फ बोलचाल के लिए काम आती है, बल्कि इसके और भी कई उद्देश्य होते हैं, उद्देश्य इसके अनेक होते हैं। तो ये प्रयोजन मूलक हो गया। प्रयोजन मूलक हिंदी का मतलब हो गया कि हिंदी भाषा का जो उद्देश्य यानी कि प्रयोजन है वो क्या है, या इसका क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, तो ये प्रयोजन मूलक है। अब प्रयोजन मूलक हिंदी के कौन कौन से रूप हैं, अब इसमें ये जो मैंने इनके अंदर लिखा है तो ये थोड़े कुछ बड़े बड़े भी हैं। जैसे कि अगर ये आ जाए कि प्रयोजन मूलक हिंदी वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में प्रयोजन मूलक हिंदी के बारे में लिखिए, तो आप ये पूरा लिख सकते हैं। बाकी इनमें से अगर आप 8-10 लाइनें भी सारे टॉपिक के अंदर लिख देंगे तो आपका आंसर पूरा हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको सारा करवा रही हूँ। प्रयोजन मूलक हिंदी के जो रूप है वो निम्नलिखित है। पहला, वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में। व्यापार व वाणिज्य के क्षेत्र में सभी सामाजिक वर्गों का क्या बहुत योगदान होता है। कि आपको पता है व्यापार, जैसे एक बिजनेसमैन है, अब वो उसका बिजनेस है तो वो तो वैसे ही संबंधित हो गया। फिर वहाँ पे और जैसे मध्यम वर्ग वाले लोग हैं वो वहाँ पे काम करने आएंगे, मजदूर वर्ग भी काम करने आएंगे। तो इस तरह से क्या पूरे हर समाज के सारे वर्ग उससे जुड़े रहते हैं किसी ना किसी रूप में। तो इस वजह से क्या ये सारे जो सभी वर्ग होते हैं, इसके सामान्य सभी लोग होते हैं, इनके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है हिंदी का। और जो वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र की हिंदी होती है उसकी एक अलग ही उनकी शब्दावली एक अलग ही होती है। हिंदी काफ़ी समय से हमारी संपर्क भाषा है, इसलिए व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में भी संपर्क के लिए सबसे ज़्यादा क्या हिंदी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इसमें हिंदी की शब्दावली, बातों का ढंग अलग ही होता है। आजकल तो व्यापार व वाणिज्य में अंग्रेजी का भी प्रभाव बढ़ रहा है, इस वजह से क्या अंग्रेजी के भी शब्द इसमें ऐड हो गए हैं। जैसे कि लेखाकरण प्रणाली, इसके लेखाकरण प्रणाली द्वारा ये एक कथन कहा गया है, या फिर एक मान लीजिए एक पैरा है, इसके अंदर लिखा गया कि लेखाकरण जो प्रणाली है उसके द्वारा समस्त वित्तीय कार्य व्यापारों को लेखा बहियों में रिकॉर्ड कर लिया जाता है। लेखाकरण में दर्ज सारे लेन देन के बिल, बीजक, रसीद, कैश मेमो आदि के रूप में लिखित प्रमाण उपलब्ध होने चाहिए। तो ये एक पैरा हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें जो बही है, लेन देन है, ये वह बीजक, ये सारे के सारे क्या है पुराने समय से चले आ रहे परंपरागत व्यापार वाणिज्य के जो है ना ये शब्द हैं, पहले से जो चलते आ रहे हैं। और जो रिकॉर्ड, बिल, कैश मेमो, ये सारे क्या अंग्रेजी शब्द है जो अंग्रेजी से प्रभावित होकर इसके अंदर आ गए हैं। तो ये इसकी एक विशेषता है। इसी प्रकार जैसे कहा जाता है कि चांदी टूटी, गिन्नी उछली, तो व्यापार की भाषा में इसी तरह का, व्यापार वाणिज्य में इसी तरह की भाषा का उपयोग होता है। जैसे अब चांदी टूटी, तो चांदी का मतलब ये तो चांदी है वो रखी है और टूट गई नहीं, इसका मतलब हो गया कि चांदी के प्राइस है वो गिर गए, कीमत में कमी आई है। गिन्नी उछली, गिन्नी मतलब सोने की गिन्नी जो होती है, यानी कि सोने का जो प्राइस होता है वो बढ़ गया है, तो इसका मतलब ये होता है। तो ये एक कहने का अलग ही ढंग होता है व्यापार की भाषा में। नेक्स्ट हमारा प्रयोजन मूलक हिंदी का रूप है वैज्ञानिक व तकनीकी हिंदी। भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान व चिंतन परंपरा प्राचीन काल से ही विकसित रही है, पर मध्यकाल में इसमें क्या स्थिरता रही है। वैज्ञानिक
लेखन संस्कृत में तो लिखा गया था पर हिंदी में नहीं शुरू में। इसके बाद जब आधुनिक युग आया तो पश्चिमी विज्ञान व प्रौद्योगिकी के संपर्क में आने से हिंदी में विज्ञान की शब्दावली भी ऐड हो गई। संस्कृत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक शब्द भी जुड़ गए, जैसे क्या हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैलोरी, ये सारे। अब इसमें एक एग्जाम्पल है, एक लाइन लिखी हुई है कि ऊष्मा अपने आप किसी ठंडे पदार्थ से गर्म पदार्थ की ओर नहीं बहती है, यह ऊष्मा की गति का दूसरा नियम है। ये जो कथन है इसके अंदर जो ऊष्मा लिखेगी है, ऊष्मा बहती है, इसका मतलब ये नहीं है कि नॉर्मल कोई भी लिक्विड बह रहा है या पानी बह रहा है, नहीं, ऊष्मा अलग ही चीज है, ऊष्मा है ना, तरल नहीं होती। तो अन्य तरल पदार्थों के बहने के बजाय विशिष्ट या सुनिश्चित जो अर्थ होते हैं इसमें ऊष्मा के बहने का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट, कार्यालय हिंदी, यानी कि जो कार्यालयों में काम करने के लिए जो इसका प्रयोजन क्या है हिंदी का, इसका मतलब है प्रशासनिक कार्यों यानी सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यालयों के कामकाज के रूप में हिंदी का इस्तेमाल किया जाता है। जब शुरू में भारत में अंग्रेज आए थे तो उन्होंने अंग्रेजी को राजभाषा बनाया था, और इससे पहले क्या है, जब मुगल शासक थे तो वो अपनी फारसी का उपयोग करते थे। पर आज़ादी के बाद क्या, हिंदी का ही महत्व ज़्यादा हो गया, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा बन गई और राजकाज व जो प्रशासनिक कार्य हैं उनके लिए हिंदी भाषा का ही उपयोग किया जाने लगा। कार्यालय की जो हिंदी होती है वो सरल व स्पष्ट होती है, इसमें एक औपचारिकता देखने को मिलती है, यानी कि सबको इज्जत के साथ औपचारिकता, सामान्य रूप से औपचारिक संबोधन किया जाता है। जैसे कि कार्यालय में किसी को पत्र लिखते हैं तो उसमें क्या लिखेंगे, कार्यालय का नाम, पत्र की संख्या, अधिकारी का जो पदनाम होता है, इन सबको औपचारिकता के साथ दर्शाया जाता है। इसमें कर्तव्यवाचक की जगह कर्मवाचक का प्रयोग किया है, जैसे विचाराधीन, निर्देश दिया हुआ, सूचित किया जाएगा, ये सारे की मतलब भाई करना है, करेंगे ये काम हम ना, कर्म हमें करना है, ये कोई कर्तव्य नहीं है, हमें कर्म है, कर्मवाचक। जैसे विचाराधीन कि हाँ भाई विचार कर रहे हैं, निर्देश हुआ यानी कि निर्देश दे दिया गया है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि इसके अंदर ये शब्द इस्तेमाल होते हैं। विधि के क्षेत्र में हिंदी, विधि का मतलब हो गया कानून। तो ब्रिटिश काल में विधि यानी कानून के रूप में कचहरी की भाषा उर्दू थी, पर जब आज़ादी मिली देश को तो उसके बाद हिंदी हमारी जब राजभाषा के रूप में आई तो धीरे धीरे न्याय व विधि के लिए भी हिंदी भाषा को अपनाने के लिए प्रश्न उठाने लग गए लोग, और फिर विधि के लिए चुन ली गई हिंदी भाषा। विधि की भाषा अत्यंत सतर्क व सुनिश्चित होती है, क्योंकि इसमें जो लिखा जाता है वो समझने में मतलब बिल्कुल वही होना चाहिए, क्योंकि कानून की भाषा में होता है जो लिखा है वो, जैसे जो किसी ने बोल दिया वही लिखा जाएगा, जो लिखा गया है उसका मतलब वही होता है, उसके ना क्या एक शब्द के कई पर्यायवाची शब्द नहीं होते जैसे नॉर्मली हमारी हिंदी में होते हैं। तो विधि की भाषा में ऐसा नहीं होता है, इसमें शब्दों का सीधा मतलब निकलना चाहिए, इसलिए इन शब्दों के कोई पर्याय नहीं होने चाहिए। जैसे उपखंड, पुनः स्थापित, पारित, पुख्यापित, उपविधि, ये सारे शब्द होते हैं सामान्य तौर से, और जो क्षेत्र होते हैं उनमें कम ही यूज होते हैं, कमी क्या बहुत कम यूज होते हैं। और इसमें जो विधि की जो भाषा होती है इसमें कर्मवाचक शब्दों पर जोर दिया जाता है। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी, अब प्रयोजन, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी का क्या प्रयोजन है, इसकी विशेषता, इसकी क्या खुद की शब्दावली है। इसमें राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, हिस्ट्री, इतिहास, ये सारे के सारे सब्जेक्ट आते हैं। इसकी शब्दावली में विशेष अर्थ वाली यानी कि विशिष्ट अर्थ की होती है, जैसे राष्ट्रवादी, राष्ट्रवाद, पूंजीवाद, साम्राज्यवादी, मार्क्सवादी, ये शब्द क्या एक विशिष्टता लिए हुए होते हैं। नेक्स्ट है संचार माध्यमों के रूप में हिंदी का क्या प्रयोजन है। संचार माध्यम जैसे पत्र पत्रिकाएं व इलेक्ट्रिक मीडिया, ये हो गए हमारे संचार माध्यम, जैसे लिख के हम किसी में पढ़ते हैं या फिर हम सुनते हैं रेडियो टीवी पे, वो हो गए संचार वाले माध्यम। इनमें भाषा लिखित व मौखिक होती है। इन दोनों संचार माध्यमों का जो उद्देश्य होता है वो समाज के साथ संप्रेषण करने का होता है। समाचार पत्र सभी वर्गों, बुद्धिजीवियों, व्यवसायियों व किसान, श्रमिक, सभी लोगों के द्वारा पढ़े जाते हैं, इसलिए इनकी भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। इसी प्रकार संचार माध्यमों की जो विषयगत सीमा नहीं होती है पर फिर भी इनकी सरलता जरूरी होती है। जैसे अगर अखबार में जद, भाजपा, बसपा, ये सारे शब्द के काफ़ी देखने को मिलते हैं और ये लोगों को समझ में भी आ जाते हैं। लोगों को सुनकर समझने के लिए क्या कोशिश करनी पड़ती है। जैसे कोई भी हम संदेश दे रहे हैं तो सुनेंगे तो उसे क्या समझना पड़ता है, लेकिन लिखा हुआ जो रहेगा, कोई भी संदेश रहेगा तो उसे आसानी से पढ़ सकते हैं। समझ में नहीं आया तो उसे दोबारा पढ़ सकते हैं, 3 बार पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से संप्रेषण में दिक्कत नहीं होनी चाहिए जब संचार माध्यम में हिंदी का प्रयोग करें। तो विज्ञापन के क्षेत्र में हिंदी, विज्ञापन का जो क्षेत्र होता है
उसका मतलब हो गया कि जो हमारे एड्स आते हैं, हम देखते हैं कि अखबारों में भी एड्स देते हैं, आजकल तो सड़कों पे भी बड़े बड़े बैनर लगे हुए होते हैं, जो फ्लैक्स बोर्ड लगे हुए होते हैं। तो ये सारे के सारे क्या विज्ञापन है। और टीवी में बच्चे देखते हैं कि किसी भी चीज़ का देखने को, तो इनकी ना एक विशेषता होती है, और ऐसी विशेषता होनी चाहिए। इसकी विज्ञापन की भाषा की एक विशेषता होती है। क्या है, जैसे देखते हैं ना, बच्चे देखते हैं, डेयरी मिल्क की ऐड देखी बच्चों ने, मुझे तो यही चाहिए। ओरियो का बिस्किट का ऐड देखा तो बच्चों का मन करता है कि मुझे भी यही वाला ओरियो क्रीम का स्टफ्ड क्रीम का बिस्किट चाहिए, क्योंकि देखो उसमें कितना अच्छा दिखा रखा है। तो ये एक विशेषता होती है विज्ञापन की। विज्ञापन का क्षेत्र संचार माध्यमों से जुड़ा होता है। हम आज हर प्रकार के विज्ञापन देखते हैं, जैसे टीवी पे, दीवारों पे, रेडियो पे, समाचार पत्र पत्रिकाओं में। और विज्ञापन होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। ये दृश्य विज्ञापन होते हैं, जिसे हम देखते हैं। श्रव्य होते हैं, जो सुनाते हैं या सुनते हैं हम। मुद्रित यानी कि हम जैसे ऐसे नहीं, मुद्रित का मतलब लिखे हुए होते हैं। विज्ञापनों की भाषा आकर्षक व स्पष्ट एवं असरदार होनी चाहिए, ताकि विज्ञापन देखते ही जो उस विज्ञापन को देखने वाला उस सामान को लेने के लिए क्या उत्सुक हो जाए, कि उसका मन करे कि हाँ भाई लूँ। जैसे आजकल बच्चों में होता है देख के, हम बड़े लोगों में भी होता है, जैसे कोई प्रोडक्ट का, नए प्रोडक्ट का ऐड देखते हैं तो कि हाँ भाई हम भी लेंगे, ये लेना चाहिए। जैसे देखिए हॉकिंस का ऐड है, हॉकिंस का एक ऐड है। यहाँ पे देखिए हॉकिंस का ऐड है, हॉकिंस का ऐड दिया गया, उसमें लिखा गया कि हॉकिंस लाइए 40% तक ईंधन बचाइए, जरूरत ऐसी कि भारतवर्ष का भरोसा, हॉकिंस 1 करोड़ से ज़्यादा के कुकर बिके। तो देखिए इसके लिखने की शब्दावली कैसी है कि 40% तक ईंधन बचाइए। कितने आकर्षक है कि बचे ना बचे, लेकिन उन्होंने लिख दिया तो सामने वाला, देखने वाला, सुनने वाला कितना उत्सुक हो जाएगा कि हाँ भाई हम भी बचाएंगे। 1 करोड़ से ज़्यादा के कुकर भी क्या है कि 1 करोड़ लोगों ने खरीद लिया। चाहे मतलब जब ये बनाया हो ऐड तब भले 500 कुकर भी क्यों, लेकिन इन्होंने लिख दिया 1 करोड़ से ज़्यादा कुकर भी क्या, ताकि क्या देखने वाले पे, विज्ञापन देखने सुनने वाले पे ऐसा असर पड़ेगा कि इतने लोगों ने खरीद लिया, कुछ तो इसके अंदर बात है, कुछ तो इसके अंदर चीज़ है। तो 1 करोड़ लोग फिर वैसे ही खरीद लेंगे विज्ञापन देख के। तो फिर ये चीज़ क्या होती है कि अट्रैक्ट करती है कस्टमर्स को। और आजकल तो और भी कई तो बिल्कुल बकवास लगते हैं, कई इतने अच्छे ऐड लगते हैं ना कि बिल्कुल अलग ही लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। कि हिंदी भाषा हमारी सामान्य शब्दों को भी इस तरह से पिरोया जाता है ना कि आकर्षकता में, कि मन करता है वो चीज़ खरीदने का। जैसे अगर बच्चों को चॉकलेट का ऐड इस तरह से दिखाया जाता है कि बच्चों का मन करता है, क्रीम वाले बिस्किट का ऐड इस तरह से दिखाया जाता है, तो ये इसकी एक शब्दावली हो गई विज्ञापन के रूप में हिंदी भाषा की। तो ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे थे 2 जो यहाँ पे हो गए, प्रयोजन मूलक हिंदी और हिंदी भाषा का महत्व। बाकी बचे हुए प्रश्न मैं वो अगले वीडियो में करवाऊंगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ।